Hello, everyone. So, today's lecture is about specimens used in clinical biochemistry. And in that, I will discuss different types of samples used in clinical biochemistry and collection, storage, and tests done on blood, serum, and plasma. So, friends, in clinical biochemistry, different types of samples are used because clinical biochemistry is all about analysis and estimation of different kinds of analytes present in the body fluids. So, different kinds of body fluids are used in clinical biochemistry for testing, but mainly the main specimens are blood and urine. These are the two main specimens which are generally used in clinical biochemistry. So, let's proceed. So, these are the different types of samples used in clinical biochemistry. We have blood, plasma, and serum, and urine. So, blood and urine, these are the two common specimens or common samples which are used in clinical biochemistry. Apart from these, we have cerebrospinal fluid, synovial fluid, gastric fluid, duodenal fluid, tears, saliva, pleural fluid, ascitic fluid, and also feces. So these are the other samples which are used in clinical biochemistry. But blood, plasma, serum, and urine, these are the most common samples which are used in clinical biochemistry, but the other samples are not used very often. These are rarely used, and बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत होती है तभी ये सैम्पल्स में टेस्टिंग के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो. पर इन जनरल जो कॉमन सैम्पल्स होते हैं वो ब्लड है और यूरिन है. ठीक है, तो अब अगर कुछ ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है या किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी है तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यूज़ होगा. अगर कुछ जोड़ों में अगर जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम होगी तो साइनोवियल फ्लूइड यूज़ करेंगे. अगर पेट में प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रिक फ्लूइड. अगर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है तो एसाइटिक फ्लूइड. तो लेकिन ये जो टेस्टिंग्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा रेयर होती है, बहुत कॉमन नहीं होती, क्योंकि ये जो फ्लूइड्स होते हैं इनको निकालना बॉडी से ये काफ़ी पेनफुल होता है और टीडियस काम होता है. ठीक है, तो इसमें पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है. तो इसी वजह से ये सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ही डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं. तो ज़्यादा कॉमन सैम्पल्स होते हैं ब्लड, प्लाज्मा, सीरम और यूरिन. So now let us have a look on blood, serum and plasma and how these are collected and how these are stored and which kinds of tests are generally performed in these samples. तो शुरू करते हैं blood से. So see, blood में क्या होता है कि 3 types of blood are usually drawn for determinations in clinical biochemistry. कौन कौन से blood होते हैं? Capillary blood, venous blood and arterial blood. ठीक है, तो आउट ऑफ दीज कैपिलरी ब्लड और वीनस ब्लड जो है वो ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं और आर्टीरियल ब्लड जो है वो बहुत रेयरली यूज़ होता है. ठीक है, इन दोनों में भी अगर कंपेयर करें हम कैपिलरी ब्लड और वीनस ब्लड में, तो वीनस ब्लड जो है दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज. ये आप लोगों का खुद का एक्सपीरियंस होगा. अब सबसे पहले आता है कैपिलरी ब्लड पे. तो ये देखते हैं कैपिलरी ब्लड जो है वो कैसे ड्रॉ होता है. सो कैपिलरी ब्लड का मतलब होता है जो ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो कैपिलरी ब्लड जो है दैट इज़ यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम फिंगर एंड थंब. आपकी जो फिंगर्स हैं और जो थंब है उनमें उनका जो अपर पार्ट है, ठीक है, उससे कैपिलरी ब्लड जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है. सो हाउ इट इज़ ड्रॉन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन इज़ क्लीन्ड विद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड अलाउड टू ड्राई. तो सबसे पहले स्टेरिलाइज किया जाता है स्किन को. उसके बाद स्किन को प्रिक किया जाता है विद डिस्पोजेबल स्टेराइल लेंसेट और उसके बाद फिर कैपिलरी ट्यूब इज़ यूज टू कलेक्ट द ब्लड. ठीक है, तो स्किन को प्रिक करेंगे डिस्पोजेबल स्टेराइल लेंसेट से और फिर उसको प्रेस करेंगे फिंगर को या थंब को, जिससे कि ब्लड की ड्रॉप जो है वो बढ़ने लगेगी. और उसके बाद फिर कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल करते हैं टू कलेक्ट द ब्लड. अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको होल ब्लड चाहिए तो जो कैपिलरी ट्यूब आप इस्तेमाल करोगे वो हिपैरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब होगी. मतलब कि जो कैपिलरी ट्यूब है दैट विल बी कोटेड विद द हेपारिन एंटीकोगुलेंट. ठीक है, ताकि ब्लड कोगुलेट ना करे. इफ़ यू वांट अ होल ब्लड एंड
इफ़ यू वांट टू सेपरेट प्लाज्मा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको सीरम चाहिए तो इन दैट केस आप प्लेन कैपिलरी ट्यूब यूज़ करोगे, ठीक है। अब कैपिलरी ब्लड में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कैन बी ड्रॉन इज लिटिल, ओनली अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 200 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कैपिलरीज, ठीक है। और वहीं पे अगर आप वीनस ब्लड का देखो तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड कैन बी ड्रॉन, ठीक है। उसमें 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml इनफैक्ट 20 ml तक ब्लड भी ड्रॉ किया जा सकता है। अब देखते हैं, अच्छा हाँ, अब ये है कि कैपिलरी ब्लड जो है वो अपार्ट फ्रॉम फिंगर एंड थंब और कहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ईयर लोब जो है दैट कैन बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग कैपिलरी ब्लड, पर ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, उनमें से जो ब्लड ड्रॉ किया जाता है वो उनके हील से किया जाता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ इन्फेंट्स कैपिलरी ब्लड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द हील्स, ठीक है। तो क्योंकि जो बच्चे सी सेक्शन से होते हैं उनको जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, तो इन दैट केस उनके हील्स में से जब ब्लड जो है वो निकाल के दे लुक फॉर बिलीरुबिन लेवल्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन द कैपिलरी ब्लड, कौन कौन से टेस्ट है जो परफॉर्म होते हैं इन जनरल। तो ब्लड ग्लूकोज इज परफॉर्म्ड ऑन कैपिलरी ब्लड। उसके अलावा ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, उसके लिए कैपिलरी ब्लड चाहिए। उसके अलावा ब्लड स्मेयर्स बना के, ठीक है, स्लाइड के ऊपर ब्लड स्मेयर्स बना के वाइट ब्लड सेल्स को मैनुअली काउंट किया जा सकता है। फिर उसके अलावा ब्लड स्मेयर बना के उसमें सेल्स की मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हो, कोई मलेरिया की टेस्टिंग के लिए भी कैपिलरी ब्लड इज़ जनरली यूज्ड। उसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट करने के लिए भी चाहिए। फिर जो इन्फेंट्स में जो टेस्ट होते हैं उसके लिए कैपिलरी ब्लड चाहिए होता है। और उसके अलावा और भी कई टेस्ट होते हैं जो कैपिलरी ब्लड में परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। अच्छा, अब आते हैं वीनस ब्लड पे। तो वीनस ब्लड जो है दैट इज़ कलेक्टेड मोस्ट ऑफन, ओके। सो वीनस ब्लड जो है कहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो सबको पता है, सबका ब्लड ड्रॉ हो चुका है। तो वीनस ब्लड जो है वो एल्बो के फ्रंट में, ठीक है, वहाँ पे वहाँ की जो वेन होती है वो कई लोगों की तो बहुत ही क्लियर नज़र आती है, ठीक है। और तो वहाँ से ब्लड जो है जनरली ड्रॉ किया जाता है। इसका प्रोसीजर क्या है, इसके लिए टॉनिक इज अप्लाइड फ्यू सेंटीमीटर्स अबव द एल्बो टू ऑब्स्ट्रक्ट द वीनस रिटर्न। उसमें क्या होता है कि जो एल्बो होती है उससे फ्यू सेंटीमीटर्स ऊपर टॉर्निकेट एक तरह का बैंड होता है दैट इज़ अप्लाइड, ठीक है। उसको बहुत टाइटली बांध देते हैं एल्बो से कुछ सेंटीमीटर्स ऊपर, और ये इसलिए करते हैं ताकि जो वीनस ब्लड है वो रिटर्न ना हो, वापस ना जाए, वो आगे की तरफ ही फ्लो करे, ठीक है। और पेशेंट को कहा जाता है कि अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर ले। फिर जो उसके बाद जहाँ से जिस स्किन से ब्लड लेना है, ठीक है, जहाँ वेन है उस स्किन को स्टेरिलाइज किया जाता है बाय रबिंग अल्कोहल, और उसके बाद ब्लड इज़ ड्रॉन यूजिंग अ स्टेराइल डिस्पोजेबल सिरिंज। अब इसमें क्या है कि अगर आपको प्लेन ब्लड चाहिए तो उसके लिए, अगर आपको सीरम चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए प्लेन सिरिंज यूज़ होगी। अगर आपको प्लाज्मा चाहिए या आपको होल ब्लड चाहिए तो उसके लिए एंटीकोगुलेंट कोटेड सिरिंजेस यूज़ होती हैं, ठीक है। वो कौन सा एनालाइट है उस पर डिपेंड करता है। दीज डेज वैक्यूटेनर्स आर प्रेफर्ड, ठीक है। तो आजकल सिरिंजेस की जगह पे वैक्यूटेनर्स इस्तेमाल करते हैं। तो वैक्यूटेनर्स में क्या होता है कि जैसे अगर बहुत सारे टेस्ट अगर पेशेंट के ऊपर करने हैं, ठीक है, तो उसमें अलग अलग वाइल्स चाहिए होती हैं। कहीं कोई EDTA कोटेड वाइल होती है, कोई प्लेन वाइल होती है, तो कोई हिपेरिन कोटेड वाइल होती है। तो उसमें वैक्यूटेनर्स बहुत यूज़फुल रहते हैं ब्लड ड्रॉ करने में, इजी ब्लड ड्रॉ हो जाता है, ठीक है, अलग अलग ट्यूब्स में। ओके, नाउ ब्लड जो है दैट इज़ कलेक्टेड टू परफॉर्म टेस्ट ऑन होल ब्लड, सीरम एंड प्लाज्मा, ठीक है। जब ब्लड ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जो होल ब्लड पे किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जिनके लिए सीरम सेपरेट करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जिनके लिए प्लाज्मा सेपरेट करना पड़ेगा। तो सीरम सेपरेट करने के लिए क्या होता है, ठीक है, सीरम को कलेक्ट करने के लिए ब्लड इज़ अलाउड टू क्लॉट एंड
clot shrinks and expresses serum which can be removed after centrifuging at 2000 to 3000 rpm for 10 minutes. तो सीरम सेपरेट करने के लिए कुछ नहीं है, ब्लड लिया और उसको फिर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया बाहर, ठीक है. ऑलमोस्ट 30 या 45 मिनट्स लग जाते हैं क्लॉट फॉर्म होने में, ठीक है. क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं 2000 टू 3000 rpm फॉर 10 मिनट्स, और फिर उसके बाद वो जो सीरम होता है वो ऊपर आ जाता है एंड दैट इज़ कलेक्टेड. प्लाज्मा सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं? प्लाज्मा सेपरेट करने के लिए ब्लड इज कलेक्टेड इन अ एंटीकोगुलेंट कोटेड वाइल, ठीक है. और उसके बाद 5 मिनट देते हैं ताकि अच्छे से कोगुलेशन हो जाए, ठीक है. उसके बाद फिर ब्लड कैन बी सेंट्रीफ्यूज्ड एट 4000 rpm फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स. इसमें क्या होता है, जितने भी सेल्स होते हैं RBCs, WBCs, प्लेटलेट सारे नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है. और प्लाज्मा जो है ऊपर आ जाता है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन एंड दैट कैन बी इजीली रिमूव्ड. तो अगर देखें सीरम सेपरेशन और प्लाज्मा सेपरेशन, ठीक है, सीरम कलेक्शन और प्लाज्मा कलेक्शन दोनों में ही सीरम कलेक्शन में बहुत समय लगता है, ठीक है. इट टेक्स 30 to 45 मिनट्स एंड समटाइम्स 1 hour फॉर कलेक्शन ऑफ सीरम. लेकिन प्लाज्मा जो होता है वो 5 मिनट में ही सेपरेट हो सकता है, ठीक है. यहाँ ब्लड ड्रॉ किया हिपेरिनाइज्ड या एंटीकोगुलेंट कोटेड वाइल में, और 5 मिनट के बाद ही उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया और आपका प्लाज्मा आपके सामने है, ठीक है. तो अच्छा, जो ब्लड कलेक्शन होता है इसको बहुत जेंटली करना होता है. जो ब्लड कलेक्शन का प्रोसीजर है और स्टोरेज है वो बहुत जेंटल होना चाहिए, ठीक है. हैंडलिंग ऑफ द वायल्स सारा कुछ जेंटल होना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड हीमोलिसिस. हीमोलिसिस नहीं होना चाहिए, ठीक है. हीमोलिसिस मतलब RBC लाइसिस. तो क्योंकि RBC लाइसिस अगर होगा तो दैट विल इंटरफियर विद द एस्टिमेशन. नाउ व्हाट आर द टेस्ट विच आर परफॉर्म्ड ऑन प्लाज्मा एंड सीरम? तो प्लाज्मा और सीरम में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है. प्लाज्मा और सीरम जो है उन दोनों में केवल क्लॉटिंग फैक्टर्स का डिफरेंस होता है. सीरम जो होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड में वो क्लॉट बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है. तो सीरम लैक्स क्लॉटिंग फैक्टर्स वेयरएज प्लाज्मा हैज़ द क्लॉटिंग फैक्टर. प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. तो प्लाज्मा में फिब्रिनोजन होता है और सीरम में नहीं होता है. उसके अलावा ये दोनों सैम्पल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है. यानी कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम होती है सिवाय बस ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को छोड़कर. तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में ये दोनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं. अब कहाँ पर, तो आप प्लाज्मा कहाँ यूज़ करोगे? फॉर एस्टिमेशन ऑफ फिब्रिनोजन आप प्लाज्मा इस्तेमाल करोगे, ठीक है. अगर आपको फिब्रिनोजन स्टडी करना है तो आप प्लाज्मा इस्तेमाल करोगे. उसके अलावा अगर आपको अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपका जो एनालाइट है वो टाइम सेंसिटिव है और आपको जल्दी से जल्दी सैंपल चाहिए, तब आप प्लाज्मा को इस्तेमाल करोगे, ठीक है. तो उसमें क्या है कि फटाफट से सेल्स को रिमूव करके, क्योंकि प्लाज्मा जो होता है वो जल्दी सेपरेट होता है एज़ कम्पेयर टू सीरम. तो अगर टाइम सेंसिटिव आपका एनालाइट है, टाइम सेंसिटिव है, तो इन दैट केस प्लाज्मा इज़ यूज्ड, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए हमेशा प्लाज्मा को इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सीरम को, ठीक है. और वो इसलिए क्योंकि प्लाज्मा जो ग्लूकोज होता है दैट इज़ टेकन अप बाय द सेल्स, ठीक है. ब्लड में जैसे सेल्स हैं तो वो अपने सराउंडिंग से ग्लूकोज ले लेते हैं एंड दे यूज़ दैट ग्लूकोज को, वो दैट ग्लूकोज अंडरगोज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, उसको यूज़ कर लेते हैं. तो उससे जो सराउंडिंग जो फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है ग्लूकोज की, ठीक है. तो अगर आप देखें तो सीरम जो है, क्योंकि उसको सेपरेट करने में टाइम लगता है, तो उसमें ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा. सो इन दैट केस प्लाज्मा इज़ प्रेफर्ड, क्योंकि प्लाज्मा जो होता है वो बहुत जल्दी सेपरेट हो सकता है, ठीक है. तो ग्लूकोज की एस्टिमेशन के लिए हमेशा एंटीकोगुलेंट इज़ यूज्ड एंड क्विकली सीरम इज़ सेपरेटेड, ठीक है. तो टाइम सेंसिटिव अगर कोई एनालाइट है तो इन दैट केस प्लाज्मा इज़ यूज्ड.
और उसके अलावा ये डिपेंड करता है लेबोरेटरीज़ पर कि उन्होंने कौन से एनालाइट को किस सैंपल पे स्टैंडर्डाइज किया हुआ है. सो इवन दैट मैटर्स. So I hope it is clear. So now coming over to arterial blood. This is the least frequently examined and it is usually used for blood gases, for studying blood gases and when studying the arteriovenous differences of analytes such as blood glucose. So बहुत कम पैरामीटर्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं. But how it is obtained? So it is usually obtained by inserting a needle into the radial, branchial और femoral artery. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि रेडियल, ब्रैंकियल और फिमोरल आर्टरीज होती हैं, वहाँ से ये ब्लड ड्रॉ किया जा सकता है. ये ब्लड कैसे ड्रॉ होता है इसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर वेनी पंक्चर को अगर कंपेयर करें तो इसमें थोड़ा ज़्यादा फर्मर प्रेशर लगाना पड़ता है पंक्चर साइट पे. थोड़ी देर तक जब नीडल हटा लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा देर तक उसको दबा के रखना पड़ता है ताकि ब्लड फ्लो जो है वो रुक सके. शायद इसमें ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा होता है, तो ब्लड को रोकने के लिए ज़्यादा देर तक नीडल रिमूव करने के बाद दबा के रखना पड़ता है. ठीक है. अच्छा, एक और बात इसमें यह है कि जो कॉम्पोजिशन है आर्टीरियल ब्लड की, दैट इज़ क्लोजर टू दैट ऑफ कैपिलरी ब्लड. तो कई बार हम इंटरचेंजेबली कह देते हैं कि हमने जो कोई एनालाइटिस को सपोज ब्लड ग्लूकोज है उसको मेजर किया कैपिलरी ब्लड में, कभी कह देते हैं आर्टीरियल ब्लड में, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन है दोनों ब्लड की वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, क्लोज होती हैं. ठीक है. नाउ कमिंग ओवर टू स्टोरेज ऑफ ब्लड, प्लाज्मा एंड सीरम. तो इसमें क्या है कि जो होल ब्लड है दैट इज़ आइडियली स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. देखिए, अगर ब्लड ड्रॉ करने के बाद कई पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो तुरंत ही करने होते हैं, तो उसके लिए तो कुछ नहीं, रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं ब्लड को और रूम टेम्परेचर पे ही रख के फटाफट से प्लाज्मा और सीरम सेपरेट कर लेते हैं और जो टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं वो तुरंत ही कर लेते हैं. तो स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली. लेकिन अगर कहीं पड़ जाए स्टोरेज की ज़रूरत, तो इन दैट केस अगर होल ब्लड है तो उसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है. अगर इसको होल ब्लड को अगर हमने ज़्यादा लोअर टेम्परेचर पे रख दिया, सपोज़ अगर -20 पे रख दिया या फ्रिज के फ्रीज़र में रख दिया अगर, तो इसमें हिमोलिसिस, ब्लड में हिमोलिसिस हो जाता है. ठीक है. और हिमोलिसिस जो है वो एनालिसिस के लिए अच्छा नहीं होता है. ठीक है. तो हिमोलिसिस इज़ ऑलवेज अवॉइडेड. तो इसलिए ब्लड जो है दैट इज़ आइडियली स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. अगर कभी ज़रूरत पड़ भी जाए ब्लड को लोअर टेम्परेचर्स में स्टोर करने की, तो इन दैट केस सम प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू अवॉइड RBC लाइसिस. ओके. सो अब क्या है, अब इन केस ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम, इनको भी जनरली 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टोर किया जाता है अगर ज़रूरत पड़े स्टोर करने की. लेकिन इनको अगर ज़रूरत हो तो और भी ज़्यादा लो टेम्परेचर्स पे स्टोर किया जा सकता है, जैसे -20 या -80 डिग्रीज पे भी इनको स्टोर कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड. सो दिस वाज अबाउट स्टोरेज ऑफ ब्लड, प्लाज्मा एंड सीरम. नाउ कमिंग ओवर टू different kinds of anticoagulants and their significance. So these are the anticoagulants which are commonly used in clinical biochemistry, and as you can read, heparin, EDTA, oxalates and citrates and sodium fluoride. तो ये 4 anticoagulants हैं जो clinical biochemistry में commonly use होते हैं. तो इन सबको देखते हैं एक एक करके. तो सबसे पहले हेपारिन है. हेपारिन जो है that is a mucotin polysulfate और it inhibits conversion of prothrombin to thrombin. ठीक है. and it is a natural anticoagulant and it is the most satisfactory anticoagulant क्योंकि ये किसी भी तरह से RBC वॉल्यूम्स में कोई चेंज नहीं लेके आता है और साथ ही साथ किसी भी तरह के डिटर्मिनेशंस में ये इंटरफेयर नहीं करता है. हेपारिन इज़ अवेलेबल एज सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम एंड लिथियम सॉल्ट्स एंड फॉर एज ए एंटीकोगुलेंट 2 milligram per 10 ml ब्लड इज़ यूज्ड. ठीक है. तो 2 milligram per 10 ml ब्लड के लिए चाहिए फॉर इट्स एंटीकोगुलेंट इफेक्ट. It is not soluble in water, so it is often used as a film prepared from a solution dried on the walls of the container. तो हेपारिन जो है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, तो इसको पानी में मिक्स करते हैं, एक सस्पेंशन सी बनती है,
फिर उसको कंटेनर में डाल देते हैं जिसमें ब्लड कंटेन करना होता है, और फिर उसको अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं, और फिर उसको ड्राई करने के बाद फिर उस कंटेनर को इस्तेमाल करते हैं फॉर कलेक्टिंग ब्लड। इसका एक बड़ा फ्लॉ है और वो है दैट इट इज़ मोर कॉस्टली देन अदर एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज़ इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटेट, EDTA। EDTA जो है वो क्या करता है, चिलेट्स कैल्शियम आयन। ठीक है, एंड बाय चिलेटिंग कैल्शियम आयन इट इनहिबिट्स द क्लॉटिंग प्रोसेस। सो द डाइपोटेशियम एंड डाइलिथियम सॉल्ट आर मोस्टली यूज्ड, एंड जैसे हेपेरिन है तो होता है वैसे ही ये भी RBC वॉल्यूम्स को किसी भी तरह से ऑल्टर नहीं करता, और इसीलिए ये प्रेफर्ड एंटीकोगुलेंट रहता है फॉर हीमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जो भी ब्लड में एग्जामिनेशंस होती हैं उसके लिए EDTA अच्छा है। लेकिन बस EDTA का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कैल्शियम आयंस को चिलेट करता है, तो अगर कैल्शियम एस्टिमेशन करनी है आपको सैंपल में तो उसके लिए फिर आप EDTA प्रेफर नहीं करते हो। ठीक है, देन कितना चाहिए होता है एंटीकोगुलेंट इफेक्ट के लिए, 10 to 20 मिलीग्राम पर 10 ml blood is used। ठीक है, 10 to 20 milligram EDTA will be mixed in 10 ml of blood and it will cause block the coagulation process। ठीक है, थर्ड वन इज ऑक्सीलेट्स एंड सिट्रेट्स। तो ऑक्सीलेट्स और सिट्रेट्स जो होते हैं ना, ये लैब्स में जो बायोकेमिस्ट्री लैब्स होती हैं उनमें कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीलेट जो होते हैं दे वर्क बाय प्रेसिपिटेटिंग कैल्शियम, एंड पोटेशियम ऑक्सीलेट इज़ मोस्टली यूज्ड एंड इट इज़ क्वाइट सोल्यूबल। तो 20 to 30 मिलीग्राम पाउडर अगर 10 ml ब्लड में मिक्स कर देंगे तो उससे ब्लड क्लॉटिंग जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा जो सोडियम सिट्रेट है इट कन्वर्ट्स कैल्शियम टू नॉन आयनाइज्ड फॉर्म, यानी कि इट इज़ ए चिलेटर ऑफ द कैल्शियम आयन, एंड 30 मिलीग्राम सोडियम सिट्रेट इज़ यूज्ड पर 10 ml ऑफ द ब्लड। अब ऑक्सीलेट और सिट्रेट्स जो है वो बहुत सस्ते होते हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं बहुत कॉमनली अवेलेबल होते हैं बायोकेमिस्ट्री लैब्स में, तो आराम से आपको जब भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो अपने ऑक्सीलेट और सिट्रेट इस्तेमाल करके आराम से आप लोग ब्लड क्लॉटिंग ब्लॉक कर सकते हो, होल ब्लड ले सकते हो और प्लाज्मा सेपरेट कर सकते हो। लेकिन इसका एक बड़ा मेजर फ्लॉ है, दैट इज़ विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स। जब इनको यूज़ करते हैं एज एंटीकोगुलेंट तो ये क्या करते हैं, दे कॉज विड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेल्स। जो सेल्स होते हैं उसमें से पानी निकल के बाहर आ जाता है और दैट कॉजेज डाइल्यूशन ऑफ द प्लाज्मा, और उससे प्लाज्मा जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। तो जो पैरामीटर्स जो एनालाइट्स आप स्टडी करोगे वो थोड़े से आपको उसमें कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा आपको डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फ्लॉ है विद ऑक्सीलेट एंड सिट्रेट। राइट, नाउ द फोर्थ वन इज सोडियम फ्लोराइड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोडियम फ्लोराइड जो है दैट इज़ अ पुअर एंटीकोगुलेंट। ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड एज अ एंटीकोगुलेंट। तो इसमें क्या है, 10 मिलीग्राम पर ml इतना लार्ज अमाउंट चाहिए होता है इसको एज ए एंटीकोगुलेंट एक्ट करने के लिए। ठीक है, 10 मिलीग्राम पर ml इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो इट इज़ अ पुअर एंटीकोगुलेंट बट इट इज़ यूज्ड मोर एज अ प्रिजर्वेटिव। तो सोडियम फ्लोराइड को यूज़ करते हैं नॉट एज अ एंटीकोगुलेंट बट एज अ प्रिजर्वेटिव, एज इट इनहिबिट्स RBC मेटाबॉलिज्म एंड बैक्टीरियल एक्शन। तो ये क्या करता है सोडियम फ्लोराइड, ये RBC मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, यानी ये ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, RBCs के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसको इनहिबिट करता है। तो जो सोडियम फ्लोराइड है दैट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द पास्ट, एंड मेरे को तो लगता है प्रेजेंट में भी ये यूज़ होता है एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर ग्लूकोज एंड ब्लड सैम्पल्स। तो जब ब्लड सैम्पल्स में ग्लूकोज का एस्टिमेट करना होता है तो सोडियम फ्लोराइड इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव एंड इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द एंटीकोगुलेंट। तो किसी एंटीकोगुलेंट के साथ सोडियम फ्लोराइड भी ऐड किया जाता है ब्लड में अगर आपको ग्लूकोज एस्टिमेट करना हो तो। ठीक है, सो सोडियम फ्लोराइड जो है ये क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस को प्रिवेंट कर देता है, RBCs के अंदर ग्लाइकोलिसिस को प्रिवेंट कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जो आपका जो प्लाज्मा है उसमें ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहते हैं, वो कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, कैसे ये ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है, ये
एक इनोलेज नाम का एंजाइम होता है जिसको इनहिबिट करता है, जिससे कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इनहिबिट हो जाती है आरबीसीज में, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो इंटरफेयर विद द एंजाइम रिएक्शन सच एज यूरिएज। तो यूरिएज जो है दैट इज देयर इन द सम बैक्टीरिया में यूरिएज होता है, तो ये इस एंजाइम को भी इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट सोडियम फ्लोराइड। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सैम्पल्स एंड आई होप द लेक्चर इज़ क्लियर। जो भी मैंने बताया आप सबको क्लियर हुआ होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ यू फील फ्री टू आस्क, यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, और गूगल क्लासरूम पे भी आप शेयर कर सकते हैं। जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप करके भी अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।